नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड अध्याय द्वितीय चैप्टर द्विध्रुवीयता का अंत या दो ध्रुवीय विश्व का अंत का सेकंड और आखिरी पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। इस चैप्टर में हमें मुख्यतः हमने अभी तक ये जाना है कि शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ, सोवियत संघ में जो शासन प्रणाली चल रही थी वो आखिर कैसी शासन प्रणाली थी, उसके अंदर क्या कमियां थी जो उसका पतन का कारण बनी। और हमने ये भी देखा इससे पहले वाली वीडियो में कि विश्व में अमेरिका का वर्चस्व किस प्रकार से स्थापित हुआ। अभी जो हमारे आने वाले कुछ एक टॉपिक हैं उसमें हमें जानना है मध्य पूर्व का संकट और अरब स्प्रिंग। सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे, मध्य पूर्व का संकट। मध्य पूर्व का संकट यानी कि मध्य एशिया के संकट से अभिप्राय है जिसमें अफगानिस्तान, इराक और अरब देश आते हैं। ये चीज हमें समझनी है। मध्य पूर्व संकट, हमें डरना नहीं है कि मध्य पूर्व संकट है क्या। मध्य पूर्व संकट से अभिप्राय उस क्षेत्र से है, एशिया के उस क्षेत्र से है जो मध्य एशिया में पड़ता है। उसमें हमें मध्य पूर्व के संकट के अंतर्गत हमें दो विषय पढ़ने हैं। एक है अफगान का संकट जो 1979 से 89 तक चला, और है दूसरा प्रथम खाड़ी युद्ध। ये दोनों, इसमें से अफगान संकट जो है हमारे सिलेबस में नया जुड़ा है। डरने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है। सच बताऊं तो मैं खुद डर रहा था कि यार ये नया टॉपिक है, मैंने पढ़ा नहीं है। मैं ज्यादातर हिस्ट्री बैकग्राउंड से रहा हूँ, 12th मेरी अपनी नॉर्मल सिलेबस जो पिछला था उसी से चला है। लेकिन जब मैंने खुद पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो बहुत इजी है, बच्चों को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा कि मुझे पहले से आता है, मैं आप एग्जाम में बैठूंगा तो इतना % नंबर लेके आऊंगा, इतना ना। मैं भी साधारण ही बच्चा हूं और आपकी तरह बच्चा था। अब तो उम्र बड़ी होगी, व्यस्त हो गया। मैं स्कूल टाइम पे मैं नॉर्मल ही था, नॉर्मल ही रूटीन होता था। जब मन करता था तब पढ़ता था, जब मन नहीं होता था तो नहीं करता था, नहीं पढ़ाई करता था। एग्जाम दिया, नंबर अच्छे आ गए। पॉलिटिकल साइंस में मेरे 95 स्कोर था। और सीरियसली मैं आपको सच बताऊं तो मैंने जो पढ़ाई शुरू करी थी वो मैंने नवंबर के बाद पढ़ाई शुरू करी थी। मैं नहीं बोल रहा कि पूरे साल भर पढ़ो, एक प्रॉपर रूटीन सेट करो, ऐसा नहीं। नॉर्मल पढ़ो, टाइम से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो मतलब कि मैं कहना चाहता हूं कि अफगान संकट जो है इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं कि है क्या। मतलब मध्य पूर्व में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, अफगान संकट और प्रथम खाड़ी युद्ध। अफगान संकट से अभिप्राय अफगानिस्तान में जो संकट पैदा हुआ 1979 और 89 के बीच में, 10 साल के बीच में, आखिर था क्या। सबसे पहले जानते हैं अफगानिस्तान कहाँ है। अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पड़ता है। भारत लोगे आप, भारत के बगल में पाकिस्तान और उससे सटा हुआ एरिया है अफगानिस्तान। कहाँ? आईपीएल में देखते हो सनराइज हैदराबाद में एक बॉलर है राशिद खान, अफगानिस्तान, वही अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, राशिद खान के देश की। ठीक है। अफगान विश्व युद्ध व शीत युद्ध से अलग रहा था। जो अफगानिस्तान था वो विश्व युद्ध और शीत युद्ध से अलग थलग रहा, उसने ज्यादा इंटरफेयर नहीं करा। 1960 में अफगानिस्तान में जो शासन प्रणाली थी वो राजशाही थी, राजा महाराजाओं का शासन होता था। 1960 में राजा जाहिर शाह, नाम क्या है, जाहिर शाह द्वारा राजनीतिक परिवर्तन किए गए, कुछ राजनीतिक सुधार किए गए। पहला सुधार था उन्होंने चुनाव करवाए, लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए, चुनाव करवाए, वोट डालने का अधिकार दिया, लोगों को राजनीतिक अधिकार चाहिए। इस तरह शिक्षा पर जोर दिया गया। लेकिन 1973 में राजा के चचेरे भाई दाऊद खान ने उन्हें हटा दिया और खुद वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन गए। देखो नॉर्मल ही बात है, वहां पर 1960 में राजा का शासन था, उसने कुछ सुधार किए, राजनीतिक सुधार किए, स्त्री शिक्षा पर जोर देगी, नॉर्मली है। 1973 में राजा के चचेरे भाई दाऊद खान ने उन्हें हटा दिया और वहां का राष्ट्रपति बन गया। 1978 में अफगान की समाजवादी पार्टी, अफगानिस्तान में एक समाजवादी पार्टी थी, पीडीपीए,
अफगानिस्तान की एक समाजवादी पार्टी थी, साम्यवादी, जो कि रूस की विचारधारा वाली पार्टी थी। ध्यान रखना, शीत युद्ध के टाइम पर ही रूस की विचारधारा वाली पार्टी अफगानिस्तान में उभर के आती है। उसका नाम था पीडीपीए। ने दाऊद खान का तख्ता पलट कर दिया, यानी दाऊद खान की जो सत्ता थी उसे खत्म कर दिया और खुद उस पर काबिज हो गई। और जो पीडीपी जो पार्टी थी उसने भूमि सुधार किए। भूमि सुधार मतलब कि जमींदारों की बड़ी बड़ी भूमियां थी उनसे छीनी गई, लोगों से भूमि, अमीरों से भूमि छीन के गरीबों में बांटी गई। इससे क्या हुआ कि जनता उनके खिलाफ हो गई, यार ये तो जमीन हमारी, जमीन हमसे छीन रहे हैं, मिल्कियत हमारी मिल्कियत है, हमारे पूर्वजों की मिल्कियत है, वो हमसे छीन के दूसरे लोगों को बांट रहे हैं। तो वहां की जनता इस पीडीपी पार्टी के खिलाफ हो गई। जनता ने इसका विरोध किया और खुले रूप से इसका विद्रोह करने लग गई। देखिए वहां पे सबसे पहले क्या था, अफगान में राजशाही थी। दाऊद खान ने पार्टी सत्ता हती आई और दाऊद खान के बाद जो समाजवादी पार्टी थी वो सत्ता में आ गई और उसके आते ही उसने कुछ सुधार किए और वहां की जनता ने उसका खिलाफ किया और उसके विद्रोह करने लग गई। किसके? सरकार के खिलाफ। अब जो अफगानिस्तान में जो सरकार थी, ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान में जो सरकार थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी विचारधारा का समर्थक उस टाइम कौन था? सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को हथियार व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई। 1979 में यूएसएसआर ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेज दी। जब उसने देखा जो वहां की समाजवादी पार्टी है वो विद्रोह को कुचल नहीं पा रही, विद्रोह को खत्म नहीं कर पा रही, तो उन्होंने 1979 में अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजी। और जब अमेरिका ने देखा कि भाई इसने अपनी सेना भेज दी और वहां की जनता इसके खिलाफ है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, यूएसएसआर के खिलाफ है, यूएसएसआर की सेना के खिलाफ है, तो वहां की जनता ने अमेरिका से मदद मांगी या इंटरफेयर करना शुरू कर दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका की सेना और अफगानिस्तान की, सॉरी, यूएसएसआर की सेना, उसने जो 1979 में अपनी सेना भेजी, तो उसकी सेना और वहां की जनता के बीच में युद्ध हो गया। अमेरिका ने इसमें जनता की मदद की। 1985 में गोरबाचेव द्वारा अफगानिस्तान से वहां से सेना बुला ली गई। उसने बोला कि अब हम सेना वापस बुला लेते हैं क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था खुद ही खराब हो रही है, सोवियत संघ की। उसने वहां से सेना बुला ली और वहां से सेना बुलाने के बाद वहां पर युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो गया, जो कि अफगान संकट कहला रहा था। ठीक है, वहां से सेना बुला ली गई और युद्ध खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद भी यूएसएसआर की सेना जो बाहर आ गई थी, उसके बाद भी वहां की अफगानिस्तान की समस्याएं खत्म नहीं हुई। वहां की जनता में गृह युद्ध हो गया और वहां पे धीरे धीरे अमेरिका की अलग पॉलिटिक्स के कारण तालिबान, अलकायदा जैसे संगठनों का वहां पे उद्भव हुआ। तो ये चीजें थी हमारी सिर्फ और सिर्फ अफगान संकट में। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना। खाड़ी युद्ध। खाड़ी युद्ध क्या है कि फारस की खाड़ी है, अरब क्षेत्र में, जो आप अगर पूरे विश्व का नक्शा देखोगे आप, तो उसमें आपको सऊदी अरब, ये सारे सऊदी अरब का एरिया हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ये सारे क्षेत्र पड़ेगा। वहां पर एक फारस की खाड़ी है, तो उसी खाड़ी के आधार पर इन्हें खाड़ी युद्ध कहा जाता है। आखिर इस मामले में था क्या? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, खाड़ी युद्ध जो लड़ा गया था, प्रथम खाड़ी युद्ध, 2-3 खाड़ी युद्ध हुए थे। प्रथम खाड़ी युद्ध जो लड़ा गया था, जो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्रथम खाड़ी युद्ध है, खाड़ी युद्ध इराक और अमेरिका के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? अमेरिका और इराक के बीच में। मसला क्या था? मसला यह था कि इराक ने, उसके बगल में पड़ोसी राज्य था कुवैत। कौन सा राज्य था? कुवैत। उस पर इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया? क्योंकि कुवैत पर पेट्रोल संसाधन वगैरह काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इराक सोच रहा था कि अगर मैं इस पे कब्जा कर लूंगा, इसके पेट्रोल संसाधन मुझे मिल जाएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जब उसने ये किया तो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? इराक ने 2 अगस्त, सॉरी नमाज चल रही है अभी, वेट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कुवैत पर हमला। सबसे पहले इराक ने 2 अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया। क्यों हमला किया वो हम देख चुके हैं।
अब जब कुवैत पर जब हमला किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों ने इराक के इस कदम की भर्त्सना करी, उसका निंदा करी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की सुरक्षा परिषद ने, आखिर जानेंगे हम आने वाले चैप्टर में यूएन की सुरक्षा परिषद है क्या, लेकिन आप समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरीके से पूरे विश्व के देशों के लिए सुलझान, जो भी उनके मसले होते हैं, जो भी उनके विवाद होते हैं, उसे सुलझाता है। और उसके अलग अलग पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो है सुरक्षा परिषद। यूएन की सुरक्षा परिषद ने 20 नवंबर 1990 को यह प्रस्ताव पारित किया कि अगर इराक 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से अपनी सेना नहीं हटाता तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इराक ने इग्नोर मार दिया, जाओ करते तो करो, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर उसके खिलाफ क्या हुआ कि अमेरिका के नेतृत्व में, अमेरिका ने, यूएन ने बोला था भाई आपके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी, तो 34 देशों की मिलीजुली सेना ने यूएन के झंडे तले, यूएन के झंडे के नीचे, जैसे कि हम युद्ध में लड़ने जा रहे थे, उसमें किसी अमेरिका का झंडा नहीं था, किसी दूसरे देश का झंडा नहीं था, यूएन का झंडा था। यूएन के झंडे के नीचे इराक पर तले आक्रमण किया और कुवैत को इराक से आजाद करवा दिया। और इस पूरे 34 देशों की सेना थी, उस सेना में 75% अमेरिकी सैनिक थे। कितने परसेंट थे? 75% अमेरिकी सैनिक थे। और जो इसमें सेना भाग ले रही थी दूसरे देशों की, उनको हथियार किसने अवेलेबल कराए? अमेरिका ने। फायदा किसको हुआ? अमेरिका को। प्रथम खाड़ी युद्ध का आखिर परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका का वर्चस्व, उसका पावर, उसका शक्ति स्थापित हुई दुनिया के सामने। 1990 से पहले जब सोवियत संघ था, सोवियत संघ के डर के कारण वो चुप रहता था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद ही वो एक तरीके से पावरफुल जियान की तरह उभर के आया, डोरेमोन के जियान की तरह, भाई सबको मार रहा है, वो हालत हो गई थी उसके बाद। और एक दूसरा परिणाम क्या था? क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम क्या थे। पहला परिणाम तो यही था कि अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया, और दूसरा परिणाम यह था कि अरब एकता की भ्रांति खत्म हो गई। ऐसा माना जाता था उस टाइम कि अरब देश जो भी हैं, कुवैत, यमन, इराक वगैरह, जो भी जितने भी देश हैं, ये एकताबंध हैं। लेकिन उस टाइम क्या हुआ? इराक ने गड़बड़ किया, इराक ने कुवैत के साथ गलत किया, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ 12 देशों ने अपनी सेना भेजी थी, अरब के देशों ने, तो ये गलत था। इराक पर प्रतिबंध लगे काफी सारे, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, कोई अन्य प्रतिबंध लगा दिए कि आप ऐसा नहीं करोगे, आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, आप इतना जुर्माना दोगे हमें। और कुवैत पर जान माल की हानि हुई, क्योंकि जो मिसाइलों के साथ बम वगैरह गिराए गए थे, हथियार चलाए गए थे, उससे वहां पे जन और आसपास की सार्वजनिक वस्तुओं की हानि हुई। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच। ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच ये भी खाड़ी युद्ध की तरह ही था। दरअसल क्या था कि केनिया की राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी और तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम में अमेरिका के दूतावास थे, जहां पे एम्बेसडी बोलते हैं से, अमेरिका के दूतावास स्थित थे। और उन दूतावासों पर किसी ने बमबारी करी, अटैक किया। अमेरिका ने बोले यार ये हमारे दूतावासों पर हमला कर रहा है, तो हमारे हद है यार। बताओ, अगर आप सोचिए एकदम पावरफुल आदमी है और आपको कोई आदमी, टुकड़ा सा आदमी अगर टक्कर यूं मार के चला जाए, कैसा लगेगा? बोलो मुझे मारा, मुझे, तो अमेरिका को वो ईगो पे ले गया। उसने क्या, अमेरिका ने बोला कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अलकायदा नाम का संगठन। और उसने बोला कि अलकायदा के जो ठिकाने हैं सूडान और अफगानिस्तान, वहां पर है। तो इसने बिना संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की मंजूरी लेकर, बिना उसकी मंजूरी नहीं ली यूएन की, बिना उसकी मंजूरी के अटैक कर दिया सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा ठिकानों पर, और वहां पे बमबारी करी। ठीक है, अब एक था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम।
ये भी क्या था कि अमेरिका को ऐसा अंदाजा था कि वहां की सद्दाम हुसैन की सरकार जैविक हथियार बना रही है। जैसा कि अभी बीच में जब कोरोना टाइम फैला तो हम बोलने लगे थे कि जो कोरोना है ये एक जैविक हथियार है या नहीं है, उसकी कंट्रोवर्सी में मैं नहीं फंसना चाहता, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हमने चल रही थी भ्रांतियां कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है जो चाइना ने इजाद किया, ऐसे भ्रांति चल रही थी। तो उसमें उसी तरीके से बोल रहे कि अमेरिका ने बोला कि जो इराक उसकी सद्दाम हुसैन की सरकार है वो वहां पर जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं। तो उसने और बोले कि वहां की जनता है वो इराक सद्दाम हुसैन की जो शासक है उसकी सरकार है उसके खिलाफ विद्रोह कर रही है, उससे खुश नहीं है। तो उन्होंने फिर ऑपरेशन चला दिया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, बताओ। और वहां पे जाके कर दी सेनावारी, सेना भेज दी, बमबारी वगैरह कर दी। क्या हुआ? इससे हमें देखने को मिला कि अमेरिका सोवियत संघ के पतन के बाद कितना पावरफुल हो गया था, कितनी मनमानी करने लगा था। हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें हमें यह देखना है कि अरब स्प्रिंग था क्या। तो अभी देखते हैं हम, जो हमारा नया टॉपिक है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग है क्या? दरअसल ये अरब क्रांति है जो अरब देशों के आसपास पैदा हुई थी। कौन सी क्रांति है जाननी है हमें। 21वीं शताब्दी में जो अभी हमारा टाइम चल रहा है 2009, 2011, 2010 और 2020, 21वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तथा पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ। मतलब कि 21वीं शताब्दी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मांग उठने लगी। वहां की जनता लोकतंत्र की मांग करने लगी और मांग करने लगी कि अब हमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी युक्त और निर्धनता युक्त समाज हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए लोकतांत्रिक समाज, हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो हमारे द्वारा चुनी गई हो, हमसे चुनी गई हो और हमारे लिए चुनी गई हो और वो हम में से ही हो। तो जो लोकतांत्रिकरण की मांग थी 21वीं शताब्दी में पश्चिम एशियाई देशों में ये मांग उठती है और इसी एक घटना को अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहां से हुई? 2009 से। ध्यान रखिएगा, ये एकदम नया टॉपिक है हमारे सिलेबस का, बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा आसान लगा है, मुझे भी पढ़ने के बाद आसान लगा है। ठीक है, अब अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहां से हुई ये हमें देखना है। एक देश है ट्यूनेशिया, अफ्रीका का। ठीक है, ट्यूनेशिया में एक व्यक्ति थे, वहां पर जो शासन था भ्रष्टाचार युक्त शासन था, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर फैली हुई थी, गरीबी निर्धनता बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। ट्यूनेशिया में एक व्यक्ति थे, उम्रदराज व्यक्ति थे, उनका नाम था मोहम्मद बाबूजी। एक तो बाबूजी होता है कि बाबूजी हमको 2 रुपए दे दो, ये वाला बाबूजी, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जी और लगा दो। देखिए, स्मार्ट स्टडी करिए, नाम याद करने का तरीका दीजिए। मोहम्मद याद है, बाबूजी और फिर दोबारा जी। मोहम्मद बाबूजी नाम के व्यक्ति काफी टाइम से अपनी दुकान लगाने के लिए, परमानेंट दुकान लगाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे थे और बार बार प्रयास कर रहे थे कि उन्हें लाइसेंस मिल जाए और उनकी जो दुकान बाहर लगती है वहां पे वो परमानेंट अपनी दुकान सेट कर सके। लेकिन उनकी दुकान के लिए लाइसेंस उन्हें नहीं मिला। अचानक एक दिन वो वहां पर जाते हैं और वो देखते कि वहां पर किसी और ने दुकान लगा दी है। उसके बाद वहां पर जो दुकान लगा दी गई उसे बाहर से बाबूजी जब मोहम्मद बाबूजी इसका विरोध करते हैं तो पुलिस बुलाई जाती है और उनका किसी तरीके से साथ नहीं दिया जाता। उसके बाद मोहम्मद बाबूजी क्या करते हैं, मट्टी का तेल डालकर अपने आप को वहां पर आत्मदाह कर लेते हैं और उनके उस वक्त रिलेटिव चचेरे भाई वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस चीज की वीडियो बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। उसके बाद यह घटना देखकर स्थानीय लोगों की, उस देश के लोगों को
समझ में आया कि आखिर हम कैसे समाज में जी रहे हैं। उन्होंने उनकी मांग के लिए, उनके न्याय की मांग के लिए आवाज उठाई, ना सिर्फ उनके न्याय के लिए बल्कि जो समाज में हर किसी के साथ अन्याय हो रहा था, वहां की जो सरकार थी उसके खात्मे के लिए मांग उठाई, और यह मांग एक विद्रोह के रूप में बढ़ गई। यानी कि ट्यूनेशिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है, और जहां जनता द्वारा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निर्धनता के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू हुआ। ट्यूनेशिया में जो यह आंदोलन शुरू हुआ था, उदित लोकतंत्र की मांग पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल देशों में फैल गई। जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, उन पश्चिम एशिया के देशों में फैल गई। मिस्र की कहानी क्या है? होसनी मुबारक, होसनी, होश वालों को खबर क्या, वही होसनी मुबारक। क्या मुबारक? ईद मुबारक, रमजान मुबारक, दुनिया भर के त्योहारों की मुबारकबाद देते ना। होसनी मुबारक, होसनी मुबारक जो 1979 के बाद मिस्र यानी कि इजिप्ट में सत्ता में आए थे, एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। होसनी मुबारक की जो सत्ता चल रही थी 1979 से, वहां पे जनता ने विरोध किया और लोकतांत्रिक विरोध किया, और उनको सत्ता से हटा दिया गया, उनकी सत्ता ध्वस्त कर दी गई। एक बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गई थी। इस अरब क्रांति का प्रभाव, जो ये अरब क्रांति फैल रही थी, वो यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया जैसे अरब देशों में भी देखा गया। इसके प्रभाव कितने शक्तिशाली थे, कितने शक्तिशाली नहीं थे, थोड़ा ऑनलाइन स्टडी करिए, लेकिन सिलेबस में नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी लीजिए, ठीक है, लेते रहा करिए। सिलेबस के लिए यही है अरब स्प्रिंग। क्वेश्चन आए 5 नंबर का, मेरा अनुमान है कि 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पूछ सकता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन कि आखिर अरब स्प्रिंग क्या था। सबसे पहले आपको बताना है कि अरब स्प्रिंग इसी क्षेत्र में था, और इसका मतलब था लोकतांत्रिक मूल्यों की मांग करना। कहां से फैली? ट्यूनेशिया, मोहम्मद बाबू जी, ठीक है, उनके वहां से फैली, और आगे जाकर उनका एक उदाहरण दे दिए, होसनी मुबारक। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक जो हमारा एक नया आखिरी टॉपिक है, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी स्वतंत्र देशों का राष्ट्रीय कुल। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नया ऐड हुआ है, ध्यान रखिएगा। अधिकतर लोग इस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं, लेकिन इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या पता 5 नंबर का भी आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, हमें स्कोर ज्यादा करना है, 90% से ऊपर लाना। जब 90% से ऊपर लाना पड़ेगा तो हमें हर एक टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा। आखिर है क्या ये संगठन? ये एक संगठन है, एक देशों का संगठन है, ठीक है। यह संगठन पूर्व सोवियत संघ के घटक गणतंत्रों का एक मंच पर लाता है। मतलब कि ये जो संगठन का निर्माण किया गया, जो सोवियत संघ था जिसमें 15 देश शामिल थे, जब उनका पतन हो गया तो पतन के पश्चात उन आपस में 3 देश, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने नेतृत्व किया, उसकी जिम्मेदारी संभाली और एक संगठन बनाने के लिए काम किया, और उस संगठन का नाम क्या दिया? CIS, ये संगठन का नाम दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मिन्स्क यानी बेलारूस में है। इसके सदस्य कितने? 9 सदस्य हैं और 3 सहयोगी देश हैं, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? गूगल सर्च करिएगा, सब कुछ मिलेगा। स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 8 दिसंबर 1991 को मिन्स्क, बेलारूस में एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना करी। समझौता किया कि आखिर हम ये स्थापना कर रहे हैं और हमारा क्या क्या चीज है, क्या क्या उद्देश्य, हमारा क्या मकसद है, उस समझौते में सब कुछ मेंशन है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, आखिर मकसद क्या है ये CIS बनाने का? USSR से स्वतंत्र हुए उत्तरवर्ती राज्यों में सरकारी कार्यों और संधि दायित्वों का स्थानांतरण में सहायता पहुंचाना। अब देखिए, जो सोवियत संघ जब पतन हुआ था उससे पहले ये सारे के सारे राष्ट्र एक साथ चल रहे थे और इन्होंने आपस में कुछ संधियां कर रखी थी, दूसरे राष्ट्रों से संधियां कर रखी थी,
तो अब वो संधियां जो सरकारी संधियां थी कि भाई हम आपको व्यापार में इतना इस तरीके से व्यापार करिएगा, या फिर हम आपको ये संसाधन उपलब्ध कराएंगे, आप 10 साल तक ये फैक्ट्री लगा सकते हो, 10 साल तक ये कर सकते हो, आप हमको हथियार मुहैया कराएंगे, जो भी संधियां थी, आखिर वो संधियां 15 राष्ट्रों में कैसे चलती वो खत्म होने के बाद। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया और बोला जो हमारी पुरानी संधियां हैं वो हमारा काम होगा, इस ग्रुप का काम होगा कि वो संधियां आगे चलेंगी। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट संधि, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो आगे चलता रहेगा। इजी से समझिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा व निरस्त्रीकरण पर को प्रोत्साहित करना, मतलब कि अपनी राष्ट्रों की सुरक्षा करना, अगर आपको लगे कि एक दूसरे के राष्ट्रीय संकट में उसकी मदद करना, और निरस्त्रीकरण मतलब कि हथियारों को कम से कम प्रोत्साहित करना, हथियारों को खात्मा करने की मांग करना। सदस्य देशों में आर्थिक एकता स्थापित करना, मतलब कि जो इसके सदस्य देश हैं 9 और 3 10 11 12 जो 11 देश है 12 देश हैं, उन देशों में आर्थिक एकता स्थापित करना, मतलब कि व्यापार एक साथ होता रहे, व्यापार बेरोक टोक होता रहे, उनको सुविधाएं मिले, साथ साथ में करेंसी को लेके, वीजा पासपोर्ट को लेके, इन सारी चीजों को सुविधा मिलना, मतलब कि इनसे आर्थिक एकता स्थापित करना। तो अब तक ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है द्विध्रुवीय विश्व का अंत, वो हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है वीडियो में जाइए, हमें बताइए कि क्या डाउट है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाइए, अपने डाउट पूछिए। इंस्टाग्राम में आप डायरेक्ट मैसेज करके हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स हैं या फिर जो हमारा बोर्ड पर जो हमने लिखा है, क्योंकि मैंने आपको समझाया, आपने देखा बोर्ड पे, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड का फोटो क्लिक करके आपके पास पहुंच जाएगा इंस्टाग्राम चैनल पे, जाइए, उसे फॉलो करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपना मकसद पहुंचा सके। क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं 40-50 लोगों को नहीं पढ़ाना चाहता, मैं पढ़ाना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पढ़ें, जुड़ें और तरक्की हासिल करें। सबसे बड़ी बात, ज्ञान हासिल करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।